जंगल में एक बहुत ही साधारण सा दिखने वाला कवक है, मतलब एक फंगस। और अगर कोई इंसान इसे खा ले तो लगभग 20 घंटे तक वो बिल्कुल स्वस्थ महसूस करता है। बिल्कुल कोई लक्षण नहीं दिखता शुरुआत में। हाँ, मतलब कोई दर्द नहीं होता, शरीर में कोई अलार्म नहीं बजता। लेकिन जब तक पहला लक्षण सामने आता है ना, तब तक शरीर के अंदरूनी अंग पूरी तरह से नष्ट होने की कगार पर पहुंच चुके होते हैं। सही कहा, ये बहुत ही खौफनाक स्थिति होती है। और ये अजीब है क्योंकि प्रकृति अक्सर किसी खतरे की चेतावनी तुरंत देती है। जैसे अगर हम किसी जलते हुए कोयले को छू लें तो तुरंत हाथ पीछे खींच लेते हैं, दर्द होता है। हाँ, वो शरीर का एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है। बिल्कुल। लेकिन कुछ विष ऐसे होते हैं जो अपना काम इतनी खामोशी से करते हैं कि जब तक उनकी मौजूदगी का एहसास होता है तब तक बचाव का कोई रास्ता ही नहीं बचता। एकदम सही बात है। और आज हम ऐसे ही एक रहस्य पर बात करने वाले हैं। हाँ, आज हमारे पास जो ऐतिहासिक दस्तावेज हैं, मुख्य रूप से चिकित्सा और होम्योपैथी के बोरेक और क्लार्क के नोट्स, वे एक ऐसे ही रहस्य की परत खोलते हैं। हमारा मकसद है इस छोटे, दुर्गंध युक्त और बेहद घातक कवक का विश्लेषण करना। इसे एगैरिकस फेलोइड्स कहा जाता है। हाँ, और इसके कुछ और भी नाम हैं, जैसे अमानिटा फेलोइड्स या फिर अमानिटा बुल्बोसा। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि आखिर ये साधारण सा दिखने वाला फंगस जीव विज्ञान और चिकित्सा जगत के लिए इतना बड़ा अजूबा क्यों है। देखिए, ये कवक केवल एक विषैला पौधा भर नहीं है। ये असल में चिकित्सा विज्ञान के सामने एक बहुत बड़ी पहेली है। पहेली कैसे? मतलब इसके जहर की वजह से? हाँ, बोरेक और क्लार्क के दस्तावेज इस बात का बहुत ही सूक्ष्म विवरण देते हैं कि प्रकृति कैसे सबसे खतरनाक रसायनों का निर्माण करती है। इसकी असल घातकता इसके बाहरी रूप में नहीं है, बल्कि इसके रासायनिक गठन में छिपी है। अच्छा, इसका जो विष है वो कोई साधारण रसायन नहीं है। इसे टॉक्सैल्ब्यूमिन कहा जाता है। वो हीमोटॉक्सिक होता है, वो सीधे रक्त और ऊतकों को गलाना शुरू कर देता है। एकदम सही पकड़ा आपने। तो अगर इस कवक के विष की तुलना दुनिया के सबसे खतरनाक सांपों में से एक से की जा रही है, तो इसका मतलब है कि ये शरीर के संचार तंत्र को, मतलब हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम को अंदर से पूरी तरह से खोखला कर देता है। आपका विश्लेषण बिल्कुल सटीक है। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि ये टॉक्सैल्ब्यूमिन एक अत्यंत जटिल विषाला प्रोटीन है। ओके। ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि इसकी प्रकृति हैजा और डिप्थीरिया जैसी भयंकर बीमारियों के जो जीवाणु होते हैं उनके द्वारा छोड़े जाने वाले विष से काफी मिलती जुलती है। अरे बाप रे, हैजा और डिप्थीरिया। हाँ, जब ये शरीर में प्रवेश करता है तो ये लाल रक्त कणों की जो संरचना है, जो रेड ब्लड सेल्स हैं, उन्हें सीधे तौर पर तोड़ना शुरू कर देता है। उनकी भारी झिल्ली नष्ट होने लगती है। और लाल रक्त कणों के नष्ट होने का सीधा अर्थ है शरीर में एक बहुत बड़े स्तर पर तबाही मचना। बिल्कुल। क्योंकि यही कण तो शरीर की हर एक कोशिका तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करते हैं ना। बिल्कुल। तो जब ये नष्ट होंगे तो केवल ऑक्सीजन की ही कमी नहीं होगी, बल्कि पूरा रक्त संचार तंत्र ही चरमरा जाएगा। जी हाँ, और इसी के परिणाम स्वरूप रक्त वाहिकाओं की दीवारें इतनी कमजोर हो जाती हैं कि रक्त धीरे धीरे पाचन तंत्र में रिसने लगता है। मतलब इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। हाँ, एक तरह का भारी आंतरिक रिसाव। और इस रिसाव और लाल रक्त कणों के विनाश के कारण मानव शरीर की जो जीवन शक्ति है वो बहुत तेजी से खत्म होने लगती है। शरीर तो इसे रोकने की कोशिश करता ही होगा। शरीर का सारा संसाधन इस रिसाव को रोकने में लग जाता है, लेकिन विष के फैलने की गति उससे कहीं ज्यादा तेज होती है। ये तो एक भयानक यांत्रिक विफलता की तरह है, जैसे मशीन के अंदर ही अंदर पुर्जे टूट रहे हों। एकदम सही एनालॉजी है। लेकिन इन दस्तावेजों को पढ़ते हुए जिस बात ने मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया वो इस विष के काम करने का तरीका है। हाँ, उसका जो टाइमिंग है। बिल्कुल। अगर कोई इंसान इसे खा ले तो उसे तुरंत कोई जलन, उल्टी या दर्द महसूस ही नहीं होता। मतलब 12 से 20 घंटे तक एक पूर्ण और डरावनी खामोशी रहती है शरीर में। यही इसका सबसे खतरनाक पहलू है। इसे किसी विशाल कंप्यूटर नेटवर्क में घुसे हुए एक ऐसे स्लीपर सेल या वायरस की तरह समझा जा सकता है, जो सिस्टम में मौजूद तो है लेकिन कोई हलचल नहीं करता। हाँ, छुप कर बैठा रहता है। एकदम। वो चुपचाप बैकग्राउंड में काम करता रहता है, महत्वपूर्ण फाइलों को मिटाता है, और जब सिस्टम पूरी तरह से क्रैश होने वाला होता है तब जाकर स्क्रीन पर पहला एरर मैसेज आता है। ये उपमा इस विष की कार्यप्रणाली को बहुत अच्छी तरह से दर्शाती है। ये 12 से 20 घंटे का जो विलंबित प्रभाव है, यह डिलेड इफेक्ट है, यही इसे इतना घातक और अद्वितीय बनाता है। क्योंकि इंसान को लगता है कि वो ठीक है। बिल्कुल,
ये खामोशी रोगी को एक झूठा आश्वासन देती है कि सब कुछ ठीक है, जबकि भीतर ही भीतर तबाही अपने चरम पर पहुंच रही होती है। और होम्योपैथिक साहित्य में इसी विशिष्ट विशेषता के कारण इस कवक की तुलना कुछ अन्य औषधियों से की गई है, कौन सी औषधियों से? जैसे कि कोलचिकम और अमानिटा वर्नस। उन औषधियों में भी जहर का असर तुरंत नहीं दिखता, बल्कि शरीर के भीतर एक लंबी खामोशी के बाद अचानक से उभर कर सामने आता है। तब उस बिंदु पर आते हैं जब ये 20 घंटे का टाइम बॉम्ब आखिरकार फटता है। हाँ, दस्तावेजों के अनुसार जब विष अपना असली चेहरा दिखाता है तो लक्षण इतने भयंकर होते हैं कि उनकी तुलना एशियाटिक कॉलेरा से की गई है। हाँ, एशियाटिक कॉलेरा। शारीरिक पतन इतनी तेज गति से होता है कि व्यक्ति को पहचानना तक मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। दूसरे या तीसरे दिन जब ये विष अपने पूर्ण प्रभाव में आता है तो एकदम हैजा जैसी स्थिति पैदा कर देता है। रोगी का चेहरा जिसे चिकित्सा की भाषा में हिप्पोक्रेटिक चेहरा कहा गया है, वैसा हो जाता है। हिप्पोक्रेटिक चेहरा, ये शब्द अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है। प्राचीन चिकित्सा में इसका उपयोग तब किया जाता था जब किसी मृत्युशैया पर पड़े व्यक्ति का वर्णन करना हो। हाँ, बिल्कुल वैसा ही दिखता है मरीज। आंखें एकदम धसी हुई, कनपटियां सिकड़ी हुई, नाक तीखी और त्वचा एकदम पीली या स्याह पड़ जाती है। ये एक स्पष्ट संकेत है कि शरीर ने अब हार मान ली है। सही कहा। इस अवस्थे में शरीर अत्यधिक दुर्बल हो जाता है, बहुत तीव्र ठंड लगने लगती है और पूरे शरीर पर ठंडा पसीना आने लगता है। सिर्फ बाहर से ठंड लगती है या अंदर से भी? ये ठंड केवल त्वचा तक सीमित नहीं रहती, जीभ तक बर्फ जैसी ठंडी पड़ जाती है और रोगी की सांस में भी शीतलता आ जाती है। अरे बाप रे, सांस भी ठंडी हो जाती है। हाँ, मुंह सूख जाता है और व्यक्ति की बोली पूरी तरह से अस्पष्ट हो जाती है। शरीर का जो मुख्य तापमान है वो बहुत तेजी से गिरने लगता है। और इसके साथ ही जठरांत्र प्रणाली, यानी जो हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम है, वो पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है। जी बिल्कुल, चरमरा जाता है। स्रोतों में लिखा है कि लगातार हरे रंग के और अत्यधिक दुर्गंधे युक्त द्रव या पित्त की उल्टी होने लगती है और पेट में ऐसी असहनीय ऐंठन होती है जिसे शायद ही कोई बर्दाश्त कर सके। हाँ, दर्द बहुत भयानक होता है। पेट छूने पर एकदम कठोर और सूजावा महसूस होता है। जी, और यहीं पर लक्षणों के घटने या बढ़ने की विशिष्ट परिस्थितियां देखने को मिलती हैं। अगर पेट पर हल्का सा भी दबाव डाला जाए तो ये दर्द काफी बढ़ जाता है, विशेषकर पेट के ऊपरी हिस्से में, राइट? बिल्कुल, एपिगैस्ट्रियम में। इसके साथ ही रोगी को लगातार पतला सफेद पानी जैसा या रक्त से सना हुआ दस्त होने लगता है। और एक बहुत ही अजीब लक्षण ये भी है कि बार बार शौच जाने की तीव्र इच्छा होती है, लेकिन उस दौरान कोई दर्द महसूस नहीं होता। यहाँ ये विषय बहुत ही रोचक हो जाता है। मैं सोच रही थी, एक तरफ शरीर से इतना सारा तरल पदार्थ उल्टी और दस्त के जरिए बाहर निकल रहा है और शरीर पूरी तरह से बर्फ जैसा ठंडा हो रहा है। हाँ, तार्किक रूप से देखा जाए तो ऐसी अवस्था में जहाँ शरीर का तापमान इतना गिर चुका है, इंसान को पानी से एक तरह की विरक्ति होनी चाहिए, है ना? आमतौर पर तो ऐसा ही लगता है। लेकिन बोरिक और क्लार्क के नोट्स बताते हैं कि बिल्कुल इसका उल्टा होता है। क्या सच में इस स्थिति में पानी पीने की इच्छा होती है? बिल्कुल होती है। अगर हम इसे व्यापक परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो ये विरोधाभास बहुत ही वैज्ञानिक है। अच्छा, कैसे? देखिए, इस पूरी तरह से जर्जर और ठंडी अवस्था में भी रोगी को ठंडे पानी की तीव्र प्यास लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसका जवाब लाल रक्त कणों के विनाश में छिपा है। मतलब वो जो रेड ब्लड सेल्स नष्ट हो रहे थे। हाँ, जब लाल रक्त कण नष्ट होते हैं तो अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचना बंद हो जाती है। ये तीव्र प्यास असल में शरीर का एक हताश प्रयास है उन तरल पदार्थों को वापस पाने का जो वो खो चुका है। तो ऑक्सीजन की इस भारी कमी के कारण ही शरीर का रंग भी बदलने लगता है? बिल्कुल, ऑक्सीजन की कमी और आंतरिक रक्तस्राव के कारण त्वचा की लोच खत्म हो जाती है। शरीर पर नीले रंग के धब्बे उभरने लगते हैं, जिसे हम साइनोसिस कहते हैं। उंगलियां भी नीली पड़ जाती है ना? हाँ, उंगलियां नीली पड़ जाती हैं। शरीर के निचले हिस्से, विशेषकर पिंडलियों और पैरों की मांसपेशियों में ऑक्सीजन की भारी कमी के कारण बहुत तीव्र ऐंठन होने लगती है। और दिल की क्या स्थिति होती है इस वक्त? हृदय पर इस कदर दबाव पड़ता है कि नाड़ी या जो पल्स है वो बहुत छोटी, अनियमित और मुश्किल से महसूस होने वाली रह जाती है। ये तो एक तरह से शरीर के हर एक सिस्टम का क्रमिक शटडाउन है। मतलब धीरे धीरे सब बंद हो रहा है। दस्तावेजों में ये भी बताया गया है कि गुर्दे काम करना बंद कर देते हैं, जिससे मूत्र का बनना या यूरिन प्रोडक्शन पूरी तरह से रुक जाता है। हाँ, सप्रेशन ऑफ यूरिन हो जाता है। इसके अलावा यकृत, हृदय और गुर्दों में
फैटी डिजेनरेशन होने लगता है। मतलब इन अंगों के ऊतक नष्ट होकर वसा में बदलने लगते हैं। शारीरिक ढांचा तो पूरी तरह से ढह चुका होता है। लेकिन इस पूरी शारीरिक तबाही के बीच एक ऐसा विरोधाभास मौजूद है जो चिकित्सा जगत को सबसे ज्यादा हैरान करता है। वो क्या है? वो है मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र की अवस्था। हाँ, ये पहलू मुझे पढ़कर सबसे ज्यादा डरावना लगा। मतलब शरीर पूरी तरह से मरणासन्न अवस्था में है, नाड़ी डूब रही है, अंग ठंडे पड़ चुके हैं, लेकिन दिमाग अंत तक सब कुछ महसूस कर रहा होता है। यह इस विषैले प्रभाव का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा है। शारीरिक रूप से अत्यधिक सुस्त होने के बावजूद कई मामलों में रोगी मृत्यु के क्षण तक पूर्ण रूप से सचेत रहता है। मतलब उसे सब पता होता है कि क्या हो रहा है। बिल्कुल, मानसिक स्पष्टता बनी रहती है, भले ही शरीर का एक भी अंग काम ना कर रहा हो। इसे किसी बहुत बड़े नियंत्रण कक्ष के दृश्य से समझा जा सकता है। मान लीजिए एक कंट्रोल रूम है जहां अंदर लगे सारे मॉनिटर और स्क्रीन बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। हाँ, एकदम चालू हालत में। सारा डेटा आ रहा है, सब कुछ स्पष्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन बाहर मशीनरी के सारे इंजन हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। केवल तबाही को देखा जा सकता है, पर उसे रोकने का कोई भी बटन काम नहीं कर रहा। चेतना का इस तरह से अपने ही शरीर में कैद हो जाना सच में खौफनाक है। ये एक बहुत ही सटीक दृश्य है जो आपने बताया। हालांकि देखिए, चेतना की ये स्थिति हमेशा एक जैसी नहीं रहती। अच्छा, और क्या होता है? कुछ मामलों में पहले 3 दिन तक अत्यधिक मानसिक उत्तेजना देखी जाती है। रोगी को अस्पष्ट स्वप्न आते हैं, इतनी बेचैनी होती है कि उसका लेटने का मन ही नहीं करता। वो बस छटपटाता रहता है। हाँ, और कुछ गंभीर मामलों में अंततः मस्तिष्क हार मान लेता है और स्तब्धता या कोमा की स्थिति आ जाती है। इसके अलावा तंत्रिका तंत्र पर विष के प्रभाव के कारण जबड़े का बुरी तरह से जकड़ जाना, जिसे ट्रिज्मस कहते हैं, वो भी होता है। लॉक जॉ जैसी स्थिति। बिल्कुल। और स्नायु तंत्र का अनियंत्रित होना, जहां शरीर में झटके जैसी अनैच्छिक गतिविधियां होती हैं, ये सब लक्षण भी देखे जाते हैं। शरीर नष्ट हो रहा है और चेतना उसे महसूस कर रही है। ये सब बहुत ही अंधकार में लगता है। लेकिन हमारी चर्चा का दूसरा और शायद सबसे जटिल हिस्सा अभी बाकी है, होम्योपैथी में इसका उपयोग। हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। यहीं पर मुझे सबसे ज्यादा संशय होता है। मतलब जो विष शरीर को इतनी बुरी तरह से खोखला कर रहा है, वो चिकित्सा का आधार कैसे बन सकता है? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा करता है। होम्योपैथी के इतिहास में इस एगारिकस फेलॉइड्स कवक को ताज़ी अवस्था में लेकर इसकी टिंचर बनाई जाती थी। ताज़ा कवक इस्तेमाल करते थे। हाँ, और ऐतिहासिक रूप से बोरेक और क्लार्क जैसे जानकारों ने इसे विभिन्न शक्तियों में, मतलब अलग-अलग पोटेंसीज में, एक औषधि के रूप में उल्लेखित किया है। एक मिनट, ये बात आसानी से गले नहीं उतर रही। ये कोई साधारण रसायन नहीं है। ये एक ऐसा विष है जो लाल रक्त कणों को सीधे रला देता है। क्या ये सिर्फ एक सैद्धांतिक बात है या सच में इसके पीछे कोई मजबूत तर्क है? तर्क बिल्कुल है। एक जानलेवा चीज को क्लिनिकल रूप से कैसे प्रयोग किया जा सकता है? देखिए, इसी संशय का उत्तर होम्योपैथी के मूल सिद्धांत में मिलता है, जिसे समान से समान की चिकित्सा या लाइक क्योर्स लाइक कहते हैं। मतलब जहर को जहर मारता है, कुछ वैसा? कुछ हद तक। इस सिद्धांत के अनुसार जो पदार्थ अपने मूल और भारी रूप में एक स्वस्थ इंसान के भीतर जो विशिष्ट लक्षण पैदा करता है, जैसे कि हैजा जैसे दस्त, ऐठन, उल्टी। बिल्कुल, पेट की सूजन, स्नायु तंत्र के झटके और जबड़े का जकड़ना, वही पदार्थ जब एक विशेष प्रक्रिया के तहत अत्यंत सूक्ष्म और ऊर्जावान रूप में ढाला जाता है, तो वो उन्हीं बीमारियों से पीड़ित रोगी के शरीर में रक्षा तंत्र को उद्दीप्त कर सकता है। अच्छा, तो इसका अर्थ ये है कि कवक का वो स्थूल जहर, मतलब उसका रॉ फॉर्म, इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि उसकी वो सूक्ष्म छाप इस्तेमाल होती है जो शरीर को ठीक उसी तरह के लक्षणों से लड़ने के लिए प्रेरित करती है। एकदम सही समझे आप। इसीलिए इसे हैजा, गैस्ट्राइटिस और तंत्रिका तंत्र से जुड़ी बीमारियों के लिए दस्तावेजों में एक संभावित उपाय के रूप में देखा गया है। बिल्कुल सही। जब किसी रोगी में ठीक वैसे ही लक्षण हों जैसे कि इस विष के कारण उत्पन्न होते हैं, तब इस औषधि का प्रयोग निर्देशित किया जाता है। ओके, आप समझ आ रहा है। और होम्योपैथिक साहित्य में इसी कारण से हैजा के भयंकर लक्षणों के मामले में इसकी तुलना एक अन्य कवक से भी की जाती है, जिसे एगारिकस मस्कारियस कहते हैं। एगारिकस मस्कारियस। हाँ, क्योंकि दोनों के प्रभाव क्षेत्रों में कुछ समानताएं पाई जाती हैं। स्रोतों में एक बहुत ही गहरा अवलोकन भी है जो मुझे काफी दिलचस्प लगा। उसमें लिखा है कि जब इस कवक का विष शरीर में जाता है
तो जो हैजा जैसे भयंकर लक्षण विकसित होते हैं ना, हाँ, लगातार उल्टी और दस्त। हाँ, वे कभी-कभी रोगी की जान बचा भी सकते हैं। शुरुआत में तो ये बात अजीब लगी, लेकिन अब इसका तर्क थोड़ा-थोड़ा समझ में आ रहा है। ये शरीर विज्ञान का एक बहुत ही शानदार पहलू है। देखिए, मानव शरीर कोई भी प्रतिक्रिया बिना कारण नहीं देता। बिल्कुल। वो जो तीव्र दस्त और उल्टी की प्रक्रिया है, वो वास्तव में शरीर का एक हताश प्रयास होता है उस टॉक्साइलब्यूमिन विष को सिस्टम से बाहर फेंकने का। मतलब शरीर खुद को फ्लश आउट करने की कोशिश कर रहा है। हाँ, इसलिए वो लक्षण जो बाहर से देखने पर विनाशकारी लगते हैं, वे असल में शरीर के आंतरिक रक्षा तंत्र का हिस्सा होते हैं। और इस पूरी चर्चा में एक और आयाम जुड़ता है जो इसे केवल जीव विज्ञान तक सीमित नहीं रखता। ऐतिहासिक दस्तावेजों में इस कवक और इसके प्रभावों का एक ग्रहीय संबंध भी जोड़ा गया है। हाँ, एस्ट्रोलॉजिकल कनेक्शन। इसे चंद्र ग्रह से संबंधित माना गया है। ये चीज विज्ञान के साथ साथ एक प्राचीन रहस्यवाद को भी इसमें शामिल कर देती है, बिल्कुल। पुराने समय में औषधियों के प्रभाव, उनकी प्रकृति और उनके विकास के चक्रों को अक्सर खगोलीय पिंडों से जोड़कर देखा जाता था। चांद का कनेक्शन कैसे बनता है इसमें? चंद्रमा का संबंध ऐतिहासिक रूप से पृथ्वी के तरल पदार्थों, ज्वार भाटे, रहस्य और मानव मन की अवस्थाओं से माना जाता है। हाँ, मून और टाइड्स का तो कनेक्शन है ही। तो अगर इस कवक के लक्षणों को गहराई से देखा जाए, जैसे शरीर से तरल पदार्थों का अत्यधिक और अनियंत्रित निष्कासन। बिल्कुल, और मानसिक उत्तेजना, अस्पष्ट स्वप्न या मृत्यु तक पूर्ण चेतना, तो ये चंद्र संबंध एक बहुत ही मजबूत प्रतीकात्मक अर्थ रखता है। ये सब कुछ एक साथ जोड़ने पर तस्वीर बहुत ही अद्भुत और खौफनाक दोनों बनती है। एक छोटे से साधारण से दिखने वाले कवक की कहानी, जो असल में एक साइलेंट किलर है। हाँ, इसका विष एक रैटल स्नेक जितना खतरनाक है, जो सीधे रक्त को निशाना बनाता है। वो 12 से 20 घंटे की डरावनी खामोशी जो एक झूठा आश्वासन देती है, और फिर अचानक से तबाही। बिल्कुल। उसके बाद अचानक से हैजा जैसे भयंकर शारीरिक लक्षण, शरीर का बर्फ जैसा ठंडा पड़ जाना, नीले धब्बे आना और अंगों का सिकुड़ना, और इन सब के बीच उस ढहते हुए शरीर में दिमाग का पूरी तरह से सचेत रहना। ये सब सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सच में। साथ ही चिकित्सा विज्ञान की वो दृष्टि जो इस घातक विष को सूक्ष्म रूप में ढालकर उसी से जीवन बचाने का सिद्धांत सामने रखती है, ये भी अपने आप में एक चमत्कार है। ये इस बात का प्रमाण है कि प्रकृति में कोई भी चीज पूर्ण रूप से केवल विनाशकारी या केवल रचनात्मक नहीं है। हाँ, एक बैलेंस है। एक ही तत्व में दोनों गुण मौजूद होते हैं, और उसका प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसका उपयोग कैसे और किस रूप में करते हैं। बोरिक और क्लार्क के दस्तावेज हमें केवल एक विष के बारे में नहीं बताते, बल्कि वे हमें शरीर की सहन शक्ति और उसकी हताश प्रतिक्रियाओं का एक नक्शा भी देते हैं। बिल्कुल सही कहा। तो इस सब का क्या मतलब है? अगर हम इस विस्तृत चर्चा से एक कदम पीछे हटे और प्राकृतिक विकास यानी इवोल्यूशन के नजरिए से सोचें, तो एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। वो क्या? प्रकृति अक्सर किसी शिकारी या इंसान को दूर रखने के लिए तुरंत दर्द या जलन पैदा करती है। एक कांटेदार पौधा या एक जहरीला कीट अपनी रक्षा के लिए तुरंत प्रतिक्रिया देता है। हाँ, उनका उद्देश्य चेतावनी देना होता है, मुझसे दूर रहो। बिल्कुल। लेकिन एक ऐसा विष जो शरीर के भीतर प्रवेश करता है और अपना काम शुरू करने के लिए 20 घंटे तक पूरी शांति से प्रतीक्षा करता है, ये क्या दर्शाता है? ये एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न है। शायद ये इस बात का संकेत है कि प्रकृति का उद्देश्य हमेशा केवल डराना या चेतावनी देना नहीं होता। कभी-कभी उसका उद्देश्य एक अपरिहार्य और सुनिश्चित अंत तय करना भी होता है। मतलब एक बार जो तय हो गया वो हो गया। हाँ, प्रकृति के पास ऐसे हथियार भी हैं जो अलार्म नहीं बजाते, और यह विचार इस बात पर गहराई से सोचने को मजबूर करता है कि अक्सर प्रकृति के सबसे खतरनाक और अचूक हथियार वही होते हैं जो सबसे ज्यादा शांत होते हैं। और जब तक खामोशी टूटती है तब तक कोई वापसी का रास्ता नहीं बचता। बिल्कुल। आज की इस विस्तृत चर्चा में बस इतना ही।